नमस्कार। आज हम छायावाद की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। द्विवेदी युग के बाद छायावाद का प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छायावाद का उदय क्यों हुआ। छायावाद के उदय के दो कारण महत्वपूर्ण रहे। पहली बात है द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया। लोग द्विवेदी युग से उकता गए थे। इसका कारण ये था कि द्विवेदी युग की कविता स्थूल, शास्त्रीय और नीति और उपदेशों से भरी हुई इतिवृत्तात्मक कविता थी और इस समय का वातावरण ऐसा था कि लोग इस स्थूल कविता से परेशान होकर सूक्ष्म कविता, कल्पना की कविता, आत्माभिव्यक्ति की कविता की ओर अग्रसर होना चाहते थे। इस प्रकार ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। दूसरी बात, यहाँ एक द्विवेदी युग के खिलाफ विद्रोह या उसके खिलाफ एक जगह बनती है और उस जगह को भरने के लिए अंग्रेजी का रोमांटिसिज्म बंगला से होता हुआ हिंदी की ओर आता है। वह उस स्पेस में आता है तो दूसरा कारण बनता है रोमांटिसिज्म का प्रभाव। रोमांटिसिज्म का अर्थ है कि ऐसी कविताएं जिसमें प्रेम हो और सौंदर्य हो उनको रोमांस कहते हैं। उस रोमांसवाद का प्रभाव हिंदी की ओर पड़ा और उसके कारण छायावाद का उदय हुआ। अब बाकी नाम जैसे भारतेंदु युग है या द्विवेदी युग है या बाद के जो युग है उनके नामों को लेकर कोई कन्फ्यूजन विद्यार्थी को नहीं होता, परंतु छायावाद का नाम एक उलझा हुआ सा नाम है। इसलिए पहले इसके नामकरण पर भी थोड़ा सा ध्यान कर दें। ये नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में आता है कि सबसे पहले मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे ने व्यंग्यात्मक रूप से इसको नकारात्मक रूप से लेते हुए ये नाम दिया। 1920 में एक शारदा पत्रिका निकली और उसमें एक छायावाद निबंध लिखा गया और उसमें जो कविताएं आभासी कविताएं होती थी, वास्तविक कविताएं नहीं होती थी, उन कविताओं के बारे में ऐसा कहा गया कि ये कविताएं वास्तविक कविताएं नहीं हैं, केवल काल्पनिक बातें करने वाली कविताएं हैं, मतलब कविताओं की छाया है। परंतु जो छायावादी थे, जो इस कविता को लिखने वाले थे, उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लेते हुए छायावाद नाम को ही स्वीकारते हुए इसके पक्ष में बातें कहते हुए उन्होंने कहा, जैसे प्रसाद जी ने कहा कि जिस प्रकार मोती की तरलता जो होती है वही मोती की छाया है, इस प्रकार शब्दों में जो व्यंजना होती है, व्यंग्य जो होता है वो शब्द की छाया है और व्यंजनापूर्ण काव्य ही छायावाद है। इस प्रकार महादेवी ने मनुष्य की हृदय की अभिव्यक्तियों को ही छायावाद कहा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद और विशिष्ट काव्य शैली बताया और उन्होंने रविंद्रनाथ की कविताओं से छायावाद को प्रभावित माना और इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेसमाटा जो आंदोलन था उससे इसको जोड़ा। राम कुमार वर्मा ने कहा कि जैसे आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, वही छायावाद है, मतलब रहस्यवाद ही छायावाद है। मानवतावाद को पंत ने छायावाद कहा। इस प्रकार जो छायावादी थे इन्होंने छायावाद का अर्थ सकारात्मक रूप से लेते हुए छायावाद को कहा। हम विद्यार्थी किस मत के साथ जाएं तो हम रामचंद्र शुक्ल की इस बात का समर्थन करेंगे या स्वीकार करेंगे कि एक विशिष्ट काव्य शैली है जिसको ही हम छायावाद कहेंगे।
अब आते हैं कि छायावाद की प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो आपके सामने लिखी गई हैं, जिनको एक एक क्रम में हम देखते हैं। सबसे पहले है स्वानुभूति या व्यक्तिवाद की प्रधानता। ये जो स्वानुभूति है या जो व्यक्तिवाद है, इसकी प्रधानता के लिए बात करते हैं कि इस काव्य में अपने अंदर की अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। इसके प्रत्युत द्विवेदी युग में समाज की समस्याओं का चित्रण किया गया था और ये कवि अपने विरह, दुख और अपनी पीड़ाओं को समाज के सामने रखते हैं। ये कहते हैं कि करुणा विकल कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इसी प्रकार आत्मानुभूति की व्यंजना करते हुए जो कवि है वो कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वेद बही होगी कविता अनजान। ये स्वानुभूति या व्यक्तिवाद की भावना इन कविताओं में मिलती है। दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण जो है इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण या खास विशेषता मिलती है, क्योंकि यहाँ प्रकृति का कई रूपों में चित्रण मिलता है। उपदेशात्मक रूप में, मानवीकरण रूप में, रहस्यवादी रूप में यहाँ चित्रण मिलता है, जिसका प्रभाव, जिस पर प्रभाव जो है वो अंग्रेजी कविताओं का है। थोरो, इमर्सन, वर्ड्सवर्थ आदि की जो कविताएं हैं, जो उनका प्रभाव इन कवियों पर प्रभाव है। और इसी कारण पंत लिखते हैं कि छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से बेमाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और इसी प्रकार प्रसाद घोर निराशा के क्षणों में भी प्रकृति को याद करते हुए कहते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। इस प्रकार प्रकृति यहाँ मिलती है। तीसरी विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है कि या तो जो निर्गुण है या अज्ञात सत्ता है, उसके प्रति यदि कोई भाव है, राग भाव है, या उसके प्रति कोई प्रेम संबंध है, सामाजिक संबंध है, उन संबंधों का नाम रहस्यवाद है। यहाँ कवि जो है किसी अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षित हुए हैं और उस आकर्षण का नाम ही रहस्यवाद इन्होंने कहा है। ये कहते हैं न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण मुझको देता मौन। इसी प्रकार कामायनी के मनु भी कहते हैं कि हे विराट विश्व के देव, तुम कैसे कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर पद स्युत ये कर रहा सागर गान। इस प्रकार ये रहस्यवादी भावनाएं इस कविता में मिल जाती हैं। प्रेम और सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण इस कविता की एक विशिष्ट बात है, क्योंकि प्रेम और सौंदर्य रोमांटिसिज्म से निकल कर आया है। जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, जो इस पर प्रभाव अंग्रेजी काव्य का जो बंगला से होता हुआ आया है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे कहते हैं, ऐसा प्रसाद जी लिखते हैं। और प्रेम का उदात्त वर्णन इस काव्य में मिल जाता है। कण कण में मैं ढाल रही हूँ आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ वह सपना सुकुमार किसी का। इसी प्रकार मानव के प्रति प्रेम, पशुओं के प्रति प्रेम, इस प्रकार जो है प्रेम का चित्रण यहाँ मिलता है। कल्पना की प्रधानता। ये कल्पना का काव्य है, स्थूल काव्य नहीं है, सूक्ष्म काव्य है। इसीलिए इस काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नावक धीरे धीरे, इस प्रकार की कल्पना की प्रधानता इस काव्य में मिलती है। और कोलाहलों से दूर, संसार के बंधनों से दूर कवि जाना चाहता है, अपने आप को कल्पना में खोए रखना चाहता है।
स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का अर्थ है कि कोई शास्त्रीय बंधन नहीं, कोई रूढ़ि नहीं, कोई परंपरा स्वीकार नहीं। ये कवियों पर, कवि अपने पर किसी बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इनका प्रेम और सौंदर्य जो है वो अंग्रेजी के रोमांसवाद से प्रभावित है, जिसे ही स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। वेदना की अभिव्यक्ति, ये कवि अपने प्रेम में जो है विरह और वेदना को महसूस करते हैं। इनकी जो प्रणय की अनुभूतियां हैं उनमें आशा, आकुलता, आवेग, पीड़ा, निराशा, यानी विरह की जितनी अनुभूतियां हो सकती हैं वो इनमें मिलती है। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि प्रिय जिसने दुख पाला हो, वर दो ये मेरा आंसू उसके उर की माला। पंत का हृदय भी वेदना से भर जाता है। वो कहता है, कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या आलिसा निष्ठुर कोई। इस प्रकार वेदना की अभिव्यक्ति इस काव्य में मिलती है। मानवतावाद, मानवतावाद पंत ने पूरे काव्य को ही छायावाद का अर्थ ही मानवतावाद बताया था। और जो है वो इसके पुरजोर पुरोधा है पंत, और वो पंत ही कहते हैं कि मनुज प्रेम से जहाँ रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए मुझे धरा पर। ऐसा पंत कहते हैं। ये मानवतावादी ही चित्रण छायावाद की प्रमुख विशेषता है। युग चित्रण, युग चित्रण के बारे में ऐसा आता है कि छायावादी कवि युग की तरफ से आंखें बंद करके बैठे रहे थे। युग में क्या हो रहा था, ये वो समय था 1918 से 1936 तक का। 36 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है अग्नि प्रज्वलित हो गई थी और 47 में स्वदेश आज़ाद हो गया था। और ये कभी अपने आंखें मूंदे बैठे रहे थे। युग से इनका कोई लेना देना नहीं था। परंतु ऐसा कहना बिल्कुल या पूर्ण सत्य नहीं है। इनमें भी, छायावादियों में भी अगर हम ठीक से देखें तो युग के प्रति एक चेतना मिलती है और युग को बार बार ये देखते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, लोक के कल्याण की बात करते हैं, मानवी के प्रति, स्त्री के प्रति ये चिंतित होते हैं। और वो लिखते हैं, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित। ऐसा नारी के प्रति पंत ने लिखा है। और राष्ट्रीय चेतना, ये भी इसी से बात है कि ये भी लांछन या आक्षेप छायावाद के कवियों पर लगता है कि राष्ट्रीय चेतना से उनका कोई लेना देना नहीं था, परंतु राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी उनमें मिलती है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी भी इस समय के ही कवि हैं। वो लिखते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर दूँ देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस प्रकार इस काल में राष्ट्रीय चेतना भी जो है साथ साथ समानांतर रूप से चल रही है। ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। मुक्त काव्य इस काल में लिखा गया है। इसके साथ राम की शक्ति पूजा, कामायनी जैसे कुछ प्रबंध काव्य भी एका दुक्का मिल जाते हैं। खड़ी बोली इस काल की विशेषता है। लाक्षणिक और गेय शैली का काव्य इस काल में देखा जा सकता है। भारतीय और पाश्चात्य जो है अलंकार इस समय आए हैं, जिनमें मानवीकरण, विशेषण, विपर्य और दूसरे पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। छंदों का इसमें मोटा मोटा काम खत्म हो गया है। वर्णिक छंद तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। मात्रिक छंद थोड़े बहुत रहे हैं और पंत ने इसमें कहा है, खुल गए छंद के बंद। और इस समय निराला जी ने भी मुक्त छंद की बात कर दी थी। तो इस प्रकार ये छायावाद का काव्य है जो एक विशिष्ट धरातल के साथ हमारे सामने आता है।